ये इमेज देख के आपके चेहरे पे भी स्माइल जरूर आई होगी, क्योंकि जब भी बजट आता है तो हम लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कल 1 फरवरी 2023 को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 39 लाख करोड़ का बजट पास किया गया है और इसे अमृतकाल का बजट या 25 साल का ब्लूप्रिंट भी कहा जा रहा है। और बजट आने के बाद से ही आप इसकी हर जगह प्रशंसा सुन रहे होंगे कि ये भारत की दिशा बदलने वाला बजट है। किसानों के लिए ये स्वर्णिम बजट है, स्टूडेंट के लिए एक तोहफा है ये। इसमें टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया गया है, टैक्स स्लैब चेंज किया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए जो इन्वेस्टमेंट की सीमा है उसको बढ़ाया गया है, महिलाओं के लिए ज़्यादा ब्याज की स्पेशल सेविंग स्कीम लाई गई है। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अनाउंसमेंट इस बार के बजट में रहे हैं। लेकिन क्या ये बजट सचमुच बहुत अच्छा है? जानेंगे इस वीडियो में डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ और आपकी कई सारी कन्फ्यूजन दूर होगी। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मेरे इस चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स स्लैब में हुए बदलाव के बारे में और आपको किस रिजीम को चूज करना चाहिए, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम। इसकी बिल्कुल क्लियर पिक्चर इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल के थ्रू मिल जाएगी, जिसको देख के आप डिसाइड कर पाएंगे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा बेनिफिट ले सकेंगे या न्यू रिजीम में। जैसे कि आपको पता ही होगा, टैक्स छूट की लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दी गई है। यानी अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो सबसे पहले सुनिए फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच को। Increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Tax rates are 0 to 3 lakh nil, 3 to 6 lakhs 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakh 15%, 12 to 15 lakhs 20%, and above 15 lakhs 30%. तो आपने सुना, फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर किया है जो टैक्स लिमिट की सीमा 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख की गई है। जो टैक्स स्लैब अपडेट किए गए हैं वो केवल न्यू टैक्स रिजीम में ही एप्लीकेबल हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। उसमें वही स्लैब एप्लीकेबल होगा जो पिछले साल था, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अब भी एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक रिबेट, अगर आप एनपीएस में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करते हैं 50,000 तो एटीसी में 2 लाख तक की रिबेट आप ले सकते हैं। एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस कराने पे आप 25,000 तक की रिबेट ले सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से ज़्यादा एज के हैं तो उनका भी इंश्योरेंस आप 50,000 तक करा के, यानी टोटल आप 75,000 तक की रिबेट 80D से ले सकते हैं। ऐसी हाउसिंग लोन में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स की रिबेट ले सकते हैं। इसके अलावा 80TT है, 80TTB है, ऐसे ही कुल मिला के 70 से अधिक सेक्शन है जिसका फायदा आप एटीसी में लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम में पहले बताए गए किसी भी डिडक्शन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का इस बार एप्लीकेबल किया गया है, जो कि पिछली बार नहीं था। और दूसरी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इस बार न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया है। यानी कि अगर आप अप्रैल में ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है या न्यू टैक्स रिजीम में रहना है, तो डिफॉल्ट रूप से एम्प्लॉयर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही आपका टैक्स काटेगा और फिर आप उसको अगले साल अप्रैल में चेंज कर पाएंगे। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए अच्छी बात यह है कि वो हर साल अपना टैक्स रिजीम चेंज कर सकता है। लेकिन वहीं अगर आप प्रोफेशनल हैं या बिजनेस से इनकम आ रही है तो इसमें केवल एक बार आपको चांस दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने एक बार ओल्ड से न्यू रिजीम में चेंज कर लिया तो केवल एक बार आपको फिर से न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में आने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप ओल्ड से न्यू में भी नहीं जा सकते, लाइफ टाइम आपको ओल्ड रिजीम के साथ ही रहना पड़ेगा। तो बहुत ही सावधानी के साथ डिसीजन अपना लीजिएगा। और अगर आप सैलरीड हैं तो अप्रैल में ही इसको आप डिसाइड कर लीजिएगा, अपनी इनकम और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बेस पे डिसाइड करके, जिसके बारे में आगे मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कितने से ऊपर इनकम जाने पे और कितने से अधिक इन्वेस्टमेंट होने पे आपको न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो अब जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस बार। सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव कि 7 लाख तक की इनकम पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा बदलाव, सारे जो टैक्स स्लैब हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पुरानी 2.5 लाख की सीमा को बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। यानी 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% का टैक्स, 6 लाख से 9 लाख तक 10% का टैक्स, 9 लाख से 12 लाख तक 15% का टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख तक 20% का टैक्स लगेगा और 15 लाख से अधिक होने पे 30% का टैक्स लगेगा। यानी इसमें केवल 5 ही स्लैब हैं, जो कि पिछली बार 6 स्लैब थे। अब फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनने के बाद और न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या चेंज हुआ है वो जानने के बाद एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर जब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है तो टैक्स स्लैब की लिमिट 3 लाख से क्यों शुरू की जा रही है। जैसे 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%। तो चलिए जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में केवल एक एग्जाम्पल से।
मान लीजिए आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए है, तो न्यू टैक्स रिजीम के बेस पे पहले के 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगना है, यानी टैक्स जीरो। अगले 3 लाख पे 3 लाख से 6 लाख पे जो 5% का स्लैब है वो लगेगा, यानी 15,000 रुपये का इनकम टैक्स बनेगा। अब 6 लाख से ऊपर 7 लाख तक यानी 1 लाख पे 6 लाख से 9 लाख वाला टैक्स स्लैब यानी 10% का टैक्स स्लैब लगेगा, यानी 1 लाख का 10% 10,000 रुपये टैक्स बना, यानी टोटल 7 लाख रुपए पे 15,000 और प्लस 10,000 25,000 का टैक्स बना। लेकिन इनकम टैक्स सेक्शन 87A के अनुसार 7 लाख तक की इनकम पे मैक्सिमम 25,000 तक की टैक्स रिबेट आपको दी जाती है, यानी 7 लाख रुपए पे 25,000 रुपये इनकम टैक्स बना था और 87A से आपको 25,000 की रिबेट मिल गई, तो टोटल फाइनल इनकम टैक्स आपका जीरो बनता है। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आपको अप्रैल में कौन सा टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए। तो ये बेसिकली आपकी इनकम और आप कितना डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा। इसके लिए मैं केवल 4 एक्सेल कैलकुलेशन सीट से आपको समझाने वाला हूँ, विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के साथ और बिना इन्वेस्टमेंट के आपको किस लेवल पे जाके ये डिसाइड करना चाहिए कि न्यू टैक्स रिजीम आप चूज करना है। तो चलते हैं पहले केस में जिसमें आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो 50,000 रुपये का डिफॉल्ट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन देखें तो बिना इन्वेस्टमेंट के मेरी सलाह यही है आप न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएं, वहाँ से आप ज़्यादा टैक्स बचा पाएंगे। अगला केस जो ज़्यादातर सैलरीड एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल होता है, यानी वो ATC का 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करते हैं और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हर किसी को मिलता ही है, यानी टोटल डिडक्शन 2 लाख रुपये वो क्लेम करते हैं। तो इस केस में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 8 लाख रुपये से ऊपर सैलरी होने पे और 2 लाख रुपये का डिडक्शन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ले रहे हैं तो 8 लाख के ऊपर आपकी सैलरी जाने पे आपको नए टैक्स रिजीम में स्विच कर जाना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा टैक्स बचा पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि 8 लाख पे ही आपको 26 रुपये का टैक्स बेनिफिट हो रहा है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो नए टैक्स रिजीम में 20,800 रुपये तक का एक्स्ट्रा टैक्स आप बचा पाएंगे। वहीं अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए का आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो 65,000 रुपये तक इनकम टैक्स आप बचा सकते हैं। कितना टैक्स बचेगा ये डिपेंड करता है कितना आपने डिडक्शन क्लेम किया है। अगर आप कैलकुलेशन को समझना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके सारे कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। इस एक्सेल सीट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब तीसरा केस आता है कि 2 लाख डिडक्शन आपने ली थी ATC और स्टैंडर्ड डिडक्शन का, लेकिन अगर आपने हाउसिंग लोन भी लिया है और उसमें आप 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट पे डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपकी टोटल डिडक्शन लिमिट हो जाती है 4 लाख रुपए। इस लिमिट तक डिडक्शन होने पे आपको न्यू टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आप चाहे किसी भी अमाउंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बने रहिए, आपको नए टैक्स रिजीम में कोई फायदा नहीं मिलेगा। चौथा केस, अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं यानी आपकी सैलरी 5 करोड़ से ऊपर है तो इस बार के बजट में सरचार्ज को 37% से घटा के 25% कर दिया गया है, यानी इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट 42.74% से घट के 39% रह गया है। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो हर साल आप 20 लाख से ज़्यादा का इनकम टैक्स बचा पाएंगे। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी पेंशन 7 लाख से ज़्यादा आती है या पेंशन के साथ सभी बैंक और पोस्ट ऑफिस में सभी तरीके के जमा पे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर सारा मिला के 7 लाख से ऊपर जा रहा है तो आप पे भी बिल्कुल सेम कंडीशन लागू होगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो ATC का 1.5 लाख रुपए, ATD का 50,000 रुपये, ATTTB का 50,000 रुपये, सेक्शन 24B से हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 2 लाख रुपए, इन सभी का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन नए टैक्स रिजीम में आपको ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अगर आपके पास इस तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको नए टैक्स रिजीम में ही जाना चाहिए जहां 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। तो अभी तक हमने टैक्स से जुड़े सारे केस डिस्कस किए, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो ओल्ड टैक्स का मोह छोड़ के आपको न्यू टैक्स रिजीम में आना चाहिए। और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आप LIC में या टैक्स सेवर FD में करते थे उसकी जगह यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस लीजिए, जिसका क्लेम अमाउंट आपके सालाना इनकम का कम से कम 10 गुना होना चाहिए। और बचे हुए अमाउंट को लॉन्ग टर्म अच्छे म्यूचुअल फंड में डालिए, इससे आप सफिशिएंटली इंश्योर्ड भी रहेंगे और आपने जो पैसा म्यूचुअल फंड में डाला है वो भी लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रो हो पाएगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो जानते हैं इस बजट में आपके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की लिमिट 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए कर दी गई है, यानी अब आप 30 लाख रुपए तक पे बढ़े हुए इंटरेस्ट का फायदा ले सकेंगे। दूसरा, रिटायरमेंट के टाइम पे लीव एनकैशमेंट की लिमिट अप्रत्याशित रूप से 3 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं VRS लेने पे आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा। और अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सिंगल नेम से अकाउंट है तो
तो मंथली इनकम स्कीम लिमिट को बढ़ा के 4.5 लाख रुपए से 9 लाख किया गया है। और अगर अकाउंट ज्वाइंट नेम से है तो उसकी लिमिट 9 लाख से बढ़ा के 15 लाख रुपए कर दी गई है। महिलाओं के लिए एक महिला सम्मान बचत पत्र नाम से स्कीम अनाउंस की गई है, जिसे किसी भी महिला या गर्ल चाइल्ड के नाम से खोला जा सकता है। इसमें डिपॉजिट की लिमिट 2 लाख रुपए है 2 साल के लिए, और इसमें फिक्स ब्याज 7.5% का दिया जाएगा। मेरी आपको सलाह है, अगर आप सक्षम हैं तो इस स्कीम का फ़ायदा जरूर उठाइएगा। अगर फरवरी 2023 में देखें तो बैंक भी 7 से 7.5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही RBI की मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी सारे बैंक इंटरेस्ट रेट फिर से घटा देंगे, लेकिन ये स्कीम 7.5% का फिक्स ब्याज आपको देगी ही। बजट के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी जान लेते हैं। अगर आपके LIC का एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है तो मेच्योरिटी अमाउंट पे आपको टैक्स देना होगा, लेकिन अच्छी बात यह है ये रिस्ट्रिक्शन 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। अभी तक पैन कार्ड को आप एड्रेस प्रूफ की तरह यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बजट में पैन कार्ड को यूनिवर्सल कार्ड की तरह बनाने की योजना बनाई जा रही है, यानी कॉमन आइडेंटिफायर की तरह इसे यूज किया जाएगा और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा ये। इसके लिए पैन कार्ड में कुछ बदलाव भी किए जाने हैं। वहीं रेलवे के विकास के लिए इस बार 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि अगर 2013-14 के रिस्पेक्ट में देखें तो 9 गुना बजट है, जिसको रेलवे की सुविधाओं को अपग्रेड करने में, आधुनिक कोच, इलेक्ट्रिफिकेशन आदि कामों में यूज किया जाना है। इस बजट में बताया गया है हर जिले के जो प्रमुख स्थान हैं उसको टूरिस्ट पैकेज के अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा, जिससे वहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके। डिजी लॉकर में दस्तावेजों का विस्तार किया जाना है, यानी आप और ज़्यादा दस्तावेज उसमें ऐड कर पाएंगे। ई व्हीकल के लिए बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी आ रही है, जिससे ई व्हीकल इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा और बूस्ट मिलेगा। किसानों और आम जनता के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इस बजट में बताया गया है श्री अन्न योजना के तहत जो हमारे देश का मोटा अनाज है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश है। छात्रों के लिए कौशल विकास योजना 4.0 लागू की जा रही है, जिसमें छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कौशल भी सिखाया जाएगा मार्केट कंडीशन के हिसाब से, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगले 1 जनवरी 2024 तक जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मुफ्त के राशन की सुविधा मिलती रहेगी। इसके अलावा भी कई अन्य जानकारियाँ हैं जो शायद आपको सीधे बेनिफिट नहीं पहुँचाएंगी। उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप जानना चाहें तो उस PDF को आप पढ़िएगा। तो आशा करता हूँ बजट 2023-24 की हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।